कहीं चुनौती न बन जाए कमलनाथ जी। शीर्ष नेतृत्व को लग रहा था, क्योंकि मोदी के सामने या अमित शाह के सामने अपनी स्टाइल में बैठना तो उनको खलता तो होगा। कांग्रेस उपचुनाव जीत जाती है तो जैसे कांग्रेस आपने बोला एकजुटता के कारण जीती, रैगांव, चित्रकूट, फिर अब दतिया, तो बाकी चुनाव में क्या एकजुटता नहीं रहती? नहीं, एक दौर है, ये दौर भारतीय जनता पार्टी का दम दतिया में हारा है। कि अभी अभी कुछ चर्चाएं हो रही हैं प्रदेश स्तर में कि प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और उमंग सिंघार ने दोनों ने सीएम की दावेदारी की है और दोनों में इस बात को लेकर दूरियां बढ़ गई हैं। एक स्वाभाविक है, यदि महत्वाकांक्षा नहीं है तो फिर इंसान नहीं है, फिर तो कुल मिला के फरिश्ता है। आज हम जबलपुर में कांग्रेस के दिग्गज नेता पूर्व मंत्री लखन घनघोरिया जी के निवास पे उनसे कुछ मुलाकात और इंटरव्यू के लिए आए हैं। सबसे पहला प्रश्न, क्या आप सीएम की रेस में हैं? बिल्कुल स्पष्ट जवाब है कि वैसे तो हम कोई रेस में शामिल नहीं हैं, लेकिन कांग्रेस हाईकमान तय करता है कि कौन सीएम का प्रत्याशी होगा, कौन सीएम बनेगा। और अभी से तो ये सब बातें अप्रासंगिक है। अभी से ये बातें, अभी तो सवाल एकजुटता से चुनाव लड़ने का है और हम इस किसी रेस में शामिल नहीं है। ये पहला प्रश्न मैंने इसलिए आपसे किया कि अभी अभी कुछ चर्चाएं हो रही हैं प्रदेश स्तर में कि प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और उमंग सिंघार ने दोनों ने सीएम की दावेदारी की है और दोनों में इस बात को लेकर दूरियां बढ़ गई हैं। एक स्वाभाविक है, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में स्वाभाविक चुनाव लड़ा जाएगा, ये तय है। ये उतनी बड़ा सत्य है कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी उस पूरे चुनाव का नेतृत्व करेगी। जो कप्तान होगा वो उस पद के लिए गंभीर दावेदार तो होगा, लेकिन उतना ही बड़ा सच ये भी है कि जो सदन में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभाएगा और जनता के बीच में वर्तमान सरकार की सारी नाकामी रखेगा और साथ में फील्ड पे भी रहेगा, तो वो भी दावेदार होगा। तो ये तो कुल मिला के हाईकमान तय करेगा कि इन दोनों में, और दोनों बखूबी अच्छे से काम कर रहे हैं, अपने अपने फील्ड में अच्छे से सक्रियता से लगे हुए। अब मन में महत्वाकांक्षा होना गलत भी नहीं है किसी के। यदि महत्वाकांक्षा नहीं है तो फिर इंसान नहीं है, फिर तो कुल मिला के फरिश्ता है। तो ऐसा नहीं है, ये दोनों में यदि महत्वाकांक्षाएं हैं तो अच्छी है, लेकिन टकराव नहीं होना चाहिए। महत्वाकांक्षाओं में टकराव नहीं होना चाहिए, मेरा अपना मानना। दो दिग्गज नेता हैं, दोनों पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनकी भूमिका क्या है? तो वो दोनों ने कांग्रेस के लिए बहुत कुछ किया, जो कुछ किया बहुत स्पष्ट है। आज कोई भी मध्य प्रदेश का लीडर ये नहीं कह सकता कि उनकी भूमिका को अलग रख के देखा जाए। उनकी भूमिका हर जिले में, हर कस्बे में, हर वार्ड से लेकर ब्लॉक तक में। ये सच बात है कि वो एक उम्र का सबसे बड़ा उम्र कारक बनती है और जिम्मेदारियों के कांधे बदलती है, लेकिन उनके अनुभव हमको नहीं भूलना चाहिए कि जब 77 में कांग्रेस का पराभव हुआ तो कमलनाथ जी ने के परिवार ने देश की कांग्रेस को अपना सहयोग दिया और भरपूर बल उन्होंने कांग्रेस के लिए किया और एक समय पे मध्य प्रदेश की कांग्रेस को भी उन्होंने संभाला है। पूरे देश की तो संभाला ही, मध्य प्रदेश की भी संभाला है और अभी तक संभालते रहे। उनके फॉलोइंग भी बहुत ज़बरदस्त है। वैसे दिग्विजय सिंह जी की है,
तो उनने एज ए संगठन के अध्यक्ष रहते हुए जबरदस्त तरीके से भारतीय जनता पार्टी को मात दी और अपने बलबूते पे मध्य प्रदेश में सरकार बनवाई। 10 साल मुख्यमंत्री भी रहे, तो उनकी फॉलोइंग है और उनके योगदान को नकारा नहीं जा सकता, ना उनकी उपयोगिता को अनदेखा किया जा सकता है। दतिया उपचुनाव की जीत को किस नज़र से देखते हैं? दतिया में कांग्रेस की एकजुटता रही है, इसमें कोई दो मत नहीं। इसी कारण जीत हुई। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की जीत थी और वहीं पर भारतीय जनता पार्टी में बिखराव था। पहली चीज। दूसरी चीज, पूरे देश का परिदृश्य बिल्कुल बदला हुआ है। भारतीय जनता पार्टी का दम दतिया में हारा है, या तो हम नरोत्तम मिश्रा जी का दम कह लें, या नरोत्तम मिश्रा जी के मामले में भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान का दम कह लें। कुल मिला के दम हारा है। और यहाँ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की एकजुटता, क्योंकि इसके पहले के भी आम चुनाव में कांग्रेस ने वो सीट जीती थी और अभी भी जीती, तो मतलब वहाँ कांग्रेस है। कांग्रेस का कार्यकर्ता को चार्ज रखना था, वो कार्यकर्ता चार्ज रहा आया। और ये काम हमारे प्रदेश के जितने जिम्मेदार नेता हैं इनने बाखूबी अच्छे से किया। दूसरा, हमारा जो प्रत्याशी था उसका व्यक्तित्व भी इस पूरे चुनाव में बहुत अच्छा कारक रहा जीत का, क्योंकि राज परिवार से होकर भी इतना कूल होना, इतना कोलाइड होना, इतना व्यवहारिक होना, इतना सहज सरल और सौम्य होना, ये सब चीज़ें उनकी रही हैं। उनका कहीं कोई विरोधाभास भी नहीं रहा, ये कारण भी है। कांग्रेस उपचुनाव जीत जाती है, तो जैसे कांग्रेस आपने बोला एकजुटता के कारण जीती, रैगांव, चित्रकूट, फिर अब दतिया, तो बाकी चुनाव में क्या एकजुटता नहीं रहती? नहीं, एक दौर है, ये दौर अकेले उपचुनाव का नहीं है या आम चुनाव का नहीं है, ये दौर का भारतीय जनता पार्टी के उत्कर्ष का पूरे जीवन में स्वाभाविक रूप से एक समय हर चीज को सुनिश्चित करता है और दौर कभी एक सा नहीं रहता किसी का भी। हमारे बुजुर्गों की जो कहावत है कि समय सब एक सा नहीं होता और समय सबका आता है, समय किसी का नहीं होता। तो ये अब कुल मिला के हम ये कह लें कि जो उत्कर्ष था वो खत्म हो गया। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि वाकीपुरा की सीट जो लालू के ग्लैमर में नहीं हारी भारतीय जनता पार्टी, जो नीतीश के ग्लैमर में नहीं हारी, 31 साल से अधिक जिसमें काबिज हो भारतीय जनता पार्टी, और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट, और राष्ट्रीय अध्यक्ष अपनी सीट हारे अपना बूथ हार जाए बूथ, और फिर उन लोगों से जिनका भी राजनीतिक रूप से नाम की भले ही पहचान हो गई लेकिन कैडर नहीं है, माप नहीं है, पब्लिक में नहीं है। प्रशांत किशोर एक व्यक्तित्व के रूप में अच्छे हैं, लेकिन अभी उनका प्रसार नहीं हुआ उस बात तक, उनसे चुनाव हार गया। तो ये तो क्लियर हो गया देश में कि देश दंभ के विरोध में है। जितनी इस समय इनके शीर्ष नेतृत्व को गाली पड़ी, इतनी शायद इनकी पूरी जीवन भर की यात्रा में नहीं पड़ी होगी। जब गांधी की हत्या इनने की थी तब इतनी नहीं पड़ी होगी गाली। 2018 की सरकार में आप भी मंत्री थे। 2 वाक्य मुझे याद हैं। पहला तो मैं आपसे चर्चा कर लूं कि वो सरकार गिरने का आखिर कारण क्या था? ये बहुत स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व एन कैन प्रकार सरकार चाहता था, ये सबको मालूम है। अब वहीं आ जाए हमको, उसमें मुख्य कल्पित जो थे उनकी आज दुर्गति क्या है, वही नरोत्तम मिश्रा, जो पूरी खरीद फरोख्त तोड़ फोड़ में थे, आज उनकी पार्टी ने उन्हीं को तोड़ दिया। वो तो थे, ये कह के हम बरी नहीं हो सकते
कि देश की सरकार हमको लूट रही थी, हमको खरीद रही थी। हम बचा नहीं पाए, हम बचा नहीं पाए, ये हमारी चूक थी। लेकिन इनकी मंशा स्पष्ट है पूरे देश में, चुनाव आयोग के माध्यम से और न्यायपालिका सबके माध्यम से ये चुनाव खरीदते हैं, लूटते हैं। और अब तो प्रत्याशी लूटने लगे। राज्यसभा के चुनाव में स्पष्ट हो गया, सारी चीजें क्लियर हैं। तो वो सरकार जाने का कारण इनकी जो सत्ता लोलुपता थी। शिवराज जी उस समय थे, नरोत्तम मिश्रा जी थे, और प्रदेश देश की सरकार को लग रहा था कि कहीं चुनौती न बन जाए कमलनाथ जी। शीर्ष नेतृत्व को लग रहा था, क्योंकि मोदी के सामने या अमित शाह के सामने अपनी स्टाइल में बैठना तो उनको खलता तो होगा। लेकिन शायद वो ये नहीं समझ पाए कि ये वो लीडर है कि जिसका अक्कद अपने आप में एक अलग रहा है। एक टाइम तो हो गया वो। लेकिन हाँ, हम स्वीकार करते कि कहीं हम संभाल नहीं पाए, ये नाकामी थी हमारी। एक घटना दर्शकों को बताना चाहूंगा कि लखन घनघोरिया जी प्रभारी मंत्री थे कांग्रेस की सरकार में सतना के, और एक अति गोपनीय प्रशासनिक और कांग्रेस की बैठक हुई। आप मेरा हाथ पकड़ के उस बैठक में ले गए। मैं मना कर रहा था कि मैं नहीं जाना चाह रहा हूं, लेकिन आपने बोला चलिए। जब उस बैठक में गए तो कुछ लोगों ने आपत्ति की कि एक पत्रकार अंदर बैठे हैं और ये गोपनीय बैठक है। उसमें आप खड़े होकर बोले थे कि ये मेरे छोटे भाई हैं, किसी को आपत्ति हो तो मुझसे बताएं। वो बात मुझे दिल को छू गई कि आपने मतलब पूरी भरी मीटिंग में खड़े होकर कहा था कि ये मेरे छोटे भाई हैं, पत्रकार नहीं है। अजय सिंह राहुल जी पूरे प्रदेश में दौरे कर रहे हैं, इन दौरों को कैसे देखते हैं? देखो, ये इसकी मिश्रित प्रक्रिया है जी। राहुल भैया बहुत सक्रियता से निकल रहे हैं। इस बात की उनकी जितनी तारीफ की जाए कम है, जितनी तारीफ की जाए कम है। वो रात घर पे नहीं सोते, निकल रहा है, कांग्रेस के लिए अच्छी सोच लेके निकल रहा है। लेकिन यहाँ हो क्या रहा है कि इतना लंबा राजनीतिक जीवन सबका है, सबके लोग चिन्हित हो चुके, सबके लोग चिन्हित हैं। हम यदि सारे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के पास जाएं तो निश्चित रूप से इसका फर्क पड़ेगा। लेकिन हमको हमारा कार्यकर्ता सिर्फ हमारे खेमे तक सीमित कर दे तो फिर इसके दुष्परिणाम भी। तो ये राहुल भैया ने अच्छा सोच के किया है, उनका कदम सराहनीय है। लेकिन ये इतना सचेत राहुल भैया के खेमे के लोगों को रहना पड़ेगा कि अपने नेता को वो सीमित रखना चाहते हैं कि समूची कांग्रेस का नेता बनाना चाहते, ये उनको करना पड़ेगा। कांग्रेस पे ये बड़ा आरोप है कि कांग्रेस खेमे खेमे में बटी हुई है। ये भी आरोप बहुत पुराना है। हाँ, और हर बार ये लगता है, हर बार लगता है। कांग्रेस में का इतिहास अपन देखे तो 2 दशक तक तो कांग्रेस अपने ग्लैमर में आज़ादी की लड़ाई से लेकर सबने जीत लिया है। 69 में बड़े सीनियर लीडर इंदिरा जी से अलग हुए, इंडिकेट बनी, इंडिकेट कांग्रेस चली, सारे सीनियर लीडर इंदिरा जी से अलग हो गए। वो भी एक खेमा हुआ, इंदिरा जी सफल हुई, नई जनरेशन इंदिरा जी के साथ चल गई। फिर अपन आ जाए तो 74 में फिर वही हुआ, फिर सारे लीडर अलग हुए, फिर इंदिरा जी अकेले चली। तो उस समय भी गुट हुआ। तो गुटबाजी हर दौर में रही है ना। तो कांग्रेस की गुटबाजी उतनी मायने नहीं रखती थी। उसके बाद भी कांग्रेस सत्ता में आती रही। 77 में पराभव हुआ, 78 में इंदिरा जी ने की भरपूर मेहनत ने एक वजूद दिखा दिया। इंदिरा जी की गिरफ्तारी के बाद पूरे देश में समझ में आ गया कि इंदिरा जी का अस्तित्ववाद भी है जी। और 80 में वापस इंदिरा जी आई। तो ये गुटबाजी से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता।
अभी भी राष्ट्रीय स्तर पे होगी गुटबाजी, स्वाभाविक है। लेकिन एक बात तय है कि हमारा लीडर, उसको अब जननायक की उपाधि हर व्यक्ति देने लगा है। जन नेता के रूप में, जन नायक के रूप में, यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के नेता कहने लगे। राहुल गांधी जी की बात कर रहे हैं हम। जो कभी पप्पू कहते थे, अब वो कहने लगे हैं कि जन नेता राहुल जी हो गए। अपनी मेहनत के बलबूते पे चिलचिलाती धूप, कड़कड़ाती ठंड, ओले गिरे चाहे पानी गिरे, अपनी धुन में जनता के लिए निकल पड़ना, ने अपनी मेहनत के बलबूते पे एक वातावरण बना लिया, जननायक हो गए। और जब जननायक हो गए तो जैन जी भी आज उनके पीछे है और समूची कांग्रेस से उनके पीछे है। इसलिए हमको नहीं लगता कि किसी गुटबाजी से अब कांग्रेस को फर्क पड़े। 2028 किस नज़र से देखते हैं? ये तय है कि जिम्मेदारियों के कांधे बदलते हैं, तय है। सूरज की सल्तनत शाम को छिन जाती है और सुबह चांद तारों की हैसियत खत्म हो जाती है। अब ये खत्म है, ये खत्म। जिस प्रकार के स्कैंडल चले, आम जनमानस में छोटी जनरेशन जो गांधी को नहीं पहचान रही थी, आज वो कह रही है जैन जी के ये गांधी का देश है, वो सच को स्वीकार कर रहे हैं। अब कह रहे कि संविधान क्या है, ये देश संविधान से चलेगा, अब कह रही है। तो आप इससे अंदाज लगा लो कि 2028 और 29 क्या रहेगा। ये जनरेशन तो भ्रमित हुई थी और ये जनरेशन अपने भविष्य को लेकर चिंतित थे और ये सच को जान गई कि भविष्य उसका कहाँ है, किनके हाथों में सुरक्षित है। कोरी बातों पे देश नहीं चलता और दम्भ में देश नहीं चलता। महाकौशल की भूमिका क्या होगी? हमेशा से जब जब कांग्रेस के ऊपर स्थितियां वैसी हुई हैं, तब तक महाकौशल ने बहुत बढ़ चढ़ के कांग्रेस का साथ दिया है। और आप ये मान के चलें, बहुत लंबा समय महाकौशल में माननीय कमलनाथ जी का योगदान था, लंबा समय चला उनका। हम ये मान के चलते हैं कि 35 से 40 साल उनका चला, तो मजबूत कांग्रेस की बुनियाद वो रख गए, उनने रख दिए मजबूत कांग्रेस की बुनियाद। इसलिए हमको लगता है कि महाकौशल में कांग्रेस का सबसे अच्छा प्रदर्शन रहेगा प्रदेश में, पूरे प्रदेश। महिला आरक्षण की भी बात आ रही है, तो अगर 33% लागू होता है, कांग्रेस हमेशा पक्षधर रही। कांग्रेस ने महिला आरक्षण की वकालत जितने अच्छे तरीके से की, देश में कोई नहीं कर सकता कभी। अच्छे मन से की, और अभी से नहीं, जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1947, तो जो संविधान तो हमारा लागू हुआ 50 में। संविधान सभा में जब महिला हिंदू कोड बिल को लेके बाबा साहब अम्बेडकर ने इस मामले को रखा, तो गुरु गोलवलकर जी ने इसका विरोध किया था। 49 में फिर हुआ संविधान सभा में, तब उनने प्रारूप पूरा तैयार कर लिया कि महिलाओं को संपत्ति से लेके, विवाह विच्छेद से लेके, तलाक से लेके, उनके पुरुष के बराबर हक मिलेगा, माता पिता की संपत्ति में पुरुष के बराबर हक मिलेगा। ये बाकायदा बाबा साहब अम्बेडकर ने रखा उसने। इस बात का विरोध किया था। उस समय हिंदू महासभा के अध्यक्ष थे करपात्री महाराज जी, और उनके साथ संघ के मुखिया थे गोलवलकर साहब, इनने विरोध किया था। और रामलीला मैदान की एक बड़ी बृहद सभा हुई, जिसमें उनने इस बात का विरोध किया और नेहरू और अम्बेडकर के पुतले जलाए थे। और दूसरे दिन, उसी दिन 11 तारीख को इनने पुतले जलाए, 12 तारीख को संसद का मार्च किया था। बीच में शेख अब्दुल्ला की गाड़ी फंस गई थी, उसमें तोड़ फोड़ किया। तो कांग्रेस तो 51 में फिर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने इसको लागू किया। कुछ प्रावधान रह गए थे। उसके बाद आप पंचायती राज में का ले लें, तो राजू जी जब आए
तो राजीव जी ने 33% आरक्षण पंचायती राज में किया। आप लोकसभा का पूरा उठा के देख लें, जब ये बिल लेके आए तो कितने वोट पड़े पक्ष में और कितने 33% आरक्षण की बात की और कितने वोट पे विपक्ष में पड़े। उस समय राज्यसभा में जिनने विपक्ष में वोट दिया वो भी क्लियर है और जिनने पक्ष में दिया वो भी क्लियर है। बाद में पीवी नरसिंह राव साहब ने इस आरक्षण बिल को फिर आगे बढ़ाने की कोशिश की, इवन मनमोहन सिंह साहब ने। तो हमने तो 23 में 33% आरक्षण को भरपूर समर्थन दे दिया। हम वर्तमान स्वरूप में चाहते हैं और हम आधी आबादी को अकेले 33% नहीं, हम आधा आरक्षण देने के तैयार हैं, लेकिन आप वर्तमान स्वरूप जो है उस पर लागू करें। कांग्रेस पार्टी की अगर कोई एक अच्छाई की बात की जाए तो क्या है पब्लिक के लिए? तो बिल्कुल एक कोटेशन है कि जब जब कांग्रेस कमजोर हुई है तब देश कमजोर हुआ है। कांग्रेस की अच्छाई है कि कांग्रेस देश के लिए, देश के चिंतन के लिए, खुद के लिए नहीं है। और ये इतिहास रहा है कांग्रेस के नेताओं का कि वो राष्ट्र के लिए समर्पित रहे हैं और समर्पित भाव से कोई पार्टी है जो देश के संविधान और लोकतंत्र की रक्षा कर सकती है, वो कांग्रेस है। ये नहीं। अगर कोई कमी की बात करें तो कांग्रेस में कमी क्या है? जब बहुत व्यापक वजूद हो किसी का तो निश्चित रूप से अच्छाई भी कमी दिखती है। कमी जब अच्छा वजूद है तो स्वाभाविक रूप से बड़ा परिवार होगा तो उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत विचारों में भिन्नता होगी, लेकिन कांग्रेस में वो कमी नहीं है लोकतंत्र के मामले में, संविधान के मामले में, और हम कह लें कि सांप्रदायिक सद्भाव के मामले में और सब वर्ग के हितों के मामले में। यदि कोई पार्टी है तो वो सिर्फ कांग्रेस, जो सभी वर्ग की बात करती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।